मेरा पूर्व साथी मुझे छोड़ डर कर चला गया और वह मेरे जीवन की सबसे बद्दी खुशकिस्मती साबित हुई। उसी दिन मुझे नदी के किनारे एक बेसहारा लड्ढौचकी मिली। वह बहुत छोटी और नाजुक लग रही थी, जैसे अंधेरे में खोई हुई कोई लावारिस बिल्ली हो। वह एक हाथ आगे बढ़ाकर किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो चुका था। मेरी मदद करो, उसने अपनी बची खुची ताकत से बस ये दो शब्द कहे। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे से जमीन पर गिर गया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने उसकी सांसें झांची। वह अभी भी जीवित थी। करीब से देखने पर मुझे वह साफ दिखाई दी। उसका चेहरा छोटा और अंडाकार था, लेकिन वह बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। गिरने की वजह से उसके बढ़िया हुडी का कॉलर एक तरफ खिसक गया था, जिससे उसके कॉलर बोन और उसकी हल्की सफेद त्वचा का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैंने उसके गालों को थपथपाया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी और रेशम जैसी मुलायम थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धत, वह सच में बेहोश है। सोचने का समय नहीं था। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर घुसा, नर्सों ने मुझे बेहोश लड़ी डडहकी को उठाए हुए देखा और तुरंत मेरे चारों ओर जमा हो गईं। क्या हुआ? नदी के किनारे मिली। वह अचानक गिर गई थी। ये लड़ाडैकी बहुत सुंदर है। नर्सों ने उसके नाजुक चेहरे की तारीफ की, आपस में फुसफुसाने लगीं और फिर संदिग्ध नजरों से मेरी ओर देखा। जांच के बाद डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ी। इसकी आपसे क्या रिश्तेदारी है? मैं एक अजनबी हूं, मैंने जल्दी से कहा। बस ये बताइए डॉक्टर, इसकी हालत कितनी गंभीर है? इसे गंभीर एनीमिया है जिससे दिल का दौरा पड़ रहा है। इसे तुरंत आपातकालीन इलाज की जरूरत है। डॉक्टर की भौहें तन गईं। उसने मुझे शक की नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। तुम वाकई सिर्फ एक अजनबी हो, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिसने इसे छोड़ दिया हो। ठीक है, तो कागजी कार्रवाई पूरी करो। हमें पैसे जमा करने होंगे। मैंने अपना फोन निकाला और मुझे याद आया कि मेरे खाते में बस कुछ 1000 युआन बचे हैं। परिवार से अलग होने के बाद से पैसे आने बंद हो गए थे। कितने पैसे? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। 5000 से शुरुआत करो, मैंने चिढ़कर अपनी जीभ से आवाज की और हताशा के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स देखने लगा। मैं किसे कॉल कर सकता था? मेरा सबसे अच्छा दोस्त गेब भी मेरे जितना ही कंगाल था। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था और रविवार होने के कारण स्टॉक मार्केट बंद था। ऑनलाइन लोन का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिता ने बहुत पहले ही मेरे उद्धार लेने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर उस पीले पेड़ी हज चुके चेहरे को देखा और अपने जबड़े भींच लिए। क्या मुझे सच में घर वापस जाना पड़ेगा? मैंने कुछ पल हिचकिचाहट दिखाई। फिर मैं कोने में गया और फोन लगाया। पापा, मैं हूं। मैंने अपनी बेबसी पर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 10,000 युआन उधार चाहिए, इमरजेंसी है। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक ठंडी और सपाट आवाज आई। तो आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। अफसोस कि यह पैसे के लिए है, घर आने के लिए नहीं। स्टॉक मार्केट में सारे पैसे फंसा लिए क्या? और अब याद आया कि तुम्हारा एक पिता भी है। वापस आओ और परिवार का बिजनेस संभालो। कारें, बंगले, औरतें, जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा है। मैं काफी देर तक चुप रहा। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, और इस बार बात पैसों की नहीं है। एक लड़की है जिसे बचाने की जरूरत है। तुम्हारी मर्जी। मैंने फोन काट दिया। कुछ पल की खामोशी रही। कुछ सेकंड बाद मेरे फोन पर मैसेज आया। मेरे खाते में 50,000 युआन आ गए। मैं स्तब्ध होकर स्क्रीन को देखता रहा। फिर मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कभी नहीं बदलता, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। पैसे जमा करने के बाद मैं आपातकालीन कक्ष के बाहर बेंच पर गिर गया और समय गुजरते देखने लगा। वनेसा के कड़रिचवे शब्द मेरे दिमाग में फिर से गूंजने लगे। ईथन, तुम अपना ख्याल तक नहीं रख सकते। तुम मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लायक हो? मैं जरूर अंधी रही होंगी कि तुम जैसे कंगाल हारने वाले से प्यार किया। मैं छत की ओर देखते हुए, कीटाणुनाशक की तीखी गंध को महसूस करते हुए सोचने लगा, वह रिश्ता भी क्या मजाक था। मैं आखिर किस चीज से प्यार करता था? मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया जब तक आपातकालीन कक्ष के ऊपर की लाइट आखिरकार बंद नहीं हो गई। डॉक्टर बाहर आए और अपना मास्क नीचे किया। मरीज खतरे से बाहर है। क्या आप परिवार के सदस्य हैं? मैंने फिर से कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक अजनबी हूं। तो अब क्या स्थिति है? डॉक्टर ने आह भरी। जन्मजात हृदय रोग के साथ लंबे समय से कुपोषण और शारीरिक थकान। उसे निगरानी के लिए रहना होगा। कागजी कार्रवाई पूरी करो। जन्मजात हृदय रोग। मेरे पेट में हलचल हुई। यह कोई छोटी बात नहीं है।
इसमें लाखों युआन खर्च हो सकते हैं और शायद ही कोई फर्क पड़े। मैं घसीटते हुए भुगतान काउंटर पर गया और अपना कार्ड स्वाइप किया। अपना बैलेंस कम होते हुए देखा। मैंने बुदबुदाते हुए खुद को कोसा। ईथन, ओ ईथन, हीरो बन रहे हो। एक अजनबी पर अपने परिवार के पैसे खर्च कर रहे हो। तुम किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ। जिस पल मैंने सुना कि वह खतरे से बाहर है, मेरे सीने का बोझ आखिरकार उतर गया। अस्पताल के कमरे में लड़े की शांत और स्थिर लेटी थी। ड्रिप ने उसके चेहरे से दर्द मिटा दिया था। सोते हुए वह आश्चर्यजनक रूप से शांत दिख रही थी। अब मुझे उसे गौर से देखने का मौका मिला। वह बहुत बड़ी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल की। इतनी छोटी लाडडाच की नदी के किनारे अकेली और बेहोश कैसे हो सकती है? मैं थोड़ी देर बिस्तर के पास बैठा रहा, ऊब गया, फिर पानी की बोतल लेने बाहर गया। जैसे ही मैं वापस आया, मेरी मुलाकात उन आंखों से हुई जो अभी अभी खुली थीं, अभी भी धुंधली और बेसुध, खोई हुई और असहाय। हम एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। लड़की धीरे से बोली, क्या तुमने मुझे बचाया? बस वहां से गुजर रहा था। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैंने थककर मुस्कुराते हुए कहा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। मैंने स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरी हथेली उसके कंधे पर पड़ढ़ी, जो इतनी हड्डियों वाली थी कि मेरे हाथ में समा गई। मैं मदद नहीं कर सका और मेरी भौहें चढ़ गईं। वह बहुत ज्यादा कमजोर है, शुक्रिया। लड़की बिस्तर के सिरहाने टिक गई। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। मैं तुम्हारे मेडिकल बिल के पैसे चुका दूंगी। अपनी आंखें बंद करके भी मैं बता सकता था कि यह जिद्दी लड़की बस बहादुर बनने का दिखावा कर रही थी। मैंने शांति से सिर हिलाया। हम बाद में देख लेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या कोई है जिसे मैं कॉल करूं? इतना सुनते ही उसकी सुंदर आंखों से चमक गायब हो गई। मेरा नाम मियां है। मेरा कोई परिवार नहीं है जो आ सके। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जम गया। मेरी मां गुजर चुकी हैं। मेरे पापा। मियां ने अपना सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अस्पताल के गाउन को कसकर मरोड़ रही थीं। उसकी आंखें खामोश दुख से भरी थीं। वह नहीं आएंगे। यहां तक कि बोलते हुए भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे काफी कुछ समझ आ गया। उसका जीवन बहुत कठिन रहा है। क्या कोई और है? कोई दोस्त? मियां ने सिर हिलाया। वह अपने पीले होंठों को इतनी जोर से काट रही थी कि शायद खून निकल आए। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मैं अभी शहर में आई हूं। मैं किसी को नहीं जानती। मैंने आह भरी। बहुत बढ़िया। लगता है मैं इस लड़की के साथ फंस गया हूं। अभी बस आराम करो। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम बाकी सब देख लेंगे। मैंने समय देखा। रात के 10 बज चुके थे। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? मियां ने घबराहट में मेरी तरफ देखा। मैं भूखी नहीं हूं, बस थोड़ी प्यास लगी है। मैं मुड़ा और एक कप गुनगुना पानी भरा, फिर उसे दे दिया। जैसे ही उसने लिया, उसकी उंगलियां अनजाने में मेरी उंगलियों को छू गईं। वह ऐसे सिहर गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और उसके गाल तुरंत गुलाबी हो गए। माफ करना, माफ करने वाली क्या बात है? मुझे यह लड़की अजीब लग रही थी, लेकिन उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों का वह हल्का स्पर्श मुझे रुकने पर मजबूर कर गया। एक ऐसी भावना जिसका मैं नाम नहीं ले सकता मेरे अंदर कहीं हलचल कर गई। मियां के पानी पीने के बाद मैं कुछ कहने ही वाला था कि मेरे पेट से एक तेज, शर्मनाक गड़गड़ाहट निकली। सही है, मैंने रात का खाना नहीं खाया है। मियां ने मुझे देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे बारे में चिंता मत करो, जाओ और खाना खा लो। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं बहुत भूखा था, लेकिन उसे इतना नाजुक देखकर मैं उसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं डिलीवरी ऑर्डर कर देता हूं। क्या खाना पसंद करोगी? मियां ने तुरंत ऐसे सिर हिलाया जैसे वह ढोल हो। जरूरत नहीं है, मैं भूखी नहीं हूं। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से ही निकले थे कि उसके पेट से एक तेज आवाज आई। लड़की के कान के पीछे तक लाली छा गई। वह चाहती थी कि काश वह कंबल के नीचे गायब हो जाए। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लगता है तुम्हारा पेट तुमसे ज्यादा ईमानदार है। मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है, बस थोड़ी सी, थोड़ी सी। मियां बहुत शर्मिंदा थीं। उसने लाल होते हुए स्वीकार किया। मैंने उसे चिढ़ाया नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और कुछ सादा चावल का दलिया और हल्का खाना ऑर्डर किया। डिलीवरी का इंतजार करते समय मैं खिड़की के सहारे खड़ा हो गया। अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा। कभी कभार बिस्तर पर मियां को देखता रहा। वह चुपचाप लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझसे नहीं हट रही थीं, जैसे उसे डर हो कि पलक झपकाते ही मैं गायब हो जाऊंगा। किसी का मुझ पर निर्भर होने का वह एहसास मुझे थोड़ा असहज तो बना रहा था, लेकिन अजीब रूप से थोड़ा गर्म भी। तो ऐसा महसूस होता है।
जब खाना आया तो मैंने उसके बिस्तर के ऊपर छोटी ट्रे वाली मेज लगा दी और दलिया और साथ का खाना रख दिया। क्या मदद चाहिए? उसे कमजोर देखकर मुझे सच में डर था कि वह चम्मच भी नहीं पकड़ पाएगी। उसने सिर हिलाया और सावधानी से उसे उठाया, लेकिन उसका हाथ इतनी जोर से कांप रहा था कि कई बार कोशिश करने के बाद भी वह चम्मच को अपने मुंह तक नहीं ले जा सकी। मैं और नहीं देख सकता था। मैंने उसके हाथों से कटोरा और चम्मच ले लिया। मुझे करने दो। मैंने दलिया का एक चम्मच भरा, उसे ठंडा करने के लिए फूंका, फिर उसके होंठों तक ले गया। मियाँ ने मुझे अपनी बद्धी बद्धी आंखों से देखा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था। यह पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे खाना खिलाया था। मुंह खोलो, मैंने उसे देखते हुए कहा। उसने आज्ञा मानी, दबी हुई आवाज में अपने होंठ खोले और मेरे द्वारा खिलाए जा रहे दलिये को धीरे धीरे पीने लगी। हर कुछ निवालों के बाद वह मुझे चोरी छिपे देख लेती, घबराई हुई, बेचैन, आभारी। उसका वह नाजुक छोटा सा चेहरा इतना अभिव्यंजक था कि यह लगभग मजेदार लग रहा था। जब तक मैंने उसे दलिया का कटोरा खत्म करवाया, तब तक मेरा अपना पेट बहुत बुरी तरह गड़गड़ा रहा था। मैंने अपना टेकआउट बॉक्स खोला और उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। आधे रास्ते में मैंने अचानक देखा कि मियाँ अपनी उन बड़ी आंखों से मुझे देख रही थीं, मुझे खाते हुए देख रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। मेरा हाथ रुक गया। मेरी निगाहें बिना अनुमति के नीचे की ओर झुक गईं। अस्पताल के बिस्तर पर उसके नंगे छोटे पैर पूरी तरह खुले थे। उसकी उंगलियां पीली और नाजुक, ताजा छीले हुए बांस की कोपलों जैसी लग रही थीं। नहीं 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 नहीं, ईथन, तुम एक इंसान हो, जानवर नहीं। तुम्हारे कुछ मानक हैं। तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैंने मानसिक रूप से खुद को 2 बार जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन वह सच में बहुत प्यारी थी। क्या तुम और खाना चाहोगी? मैं कसम खाता हूं कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह कितनी प्यारी है। मैं बस ईमानदारी से चिंतित हूं कि उसने पर्याप्त नहीं खाया। लड़लड़की ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुम ऐसे खा रहे हो जैसे तुम्हें खाने का बहुत मजा आ रहा है। वह बात मुझे लगभग दम घोंटने पर मजबूर कर गई। ये किस तरह की तारीफ है? रात के खाने के बाद एक नर्स मियाँ की दवा बदलने आई, शायद इसलिए कि उसे अंततः थोड़ा भोजन मिला। उसे फिर से नींद आने में देर नहीं लगी। मैं बिस्तर के पास खड़ा होकर खुद से ही जूझ रहा था, फिर हार मानकर आगंतुक वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं इस बेचारी लड़की को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। रात गहरी हो गई। कमरे में केवल मियाँ की धीमी और हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। मैं खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को देख रहा था और मेरा मन कहीं और भटक रहा था। तभी बिस्तर से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी और मैं वापस वर्तमान में लौट आया। मैंने देखा, नींद में मियाँ की भौहें कसकर खींची हुई थीं। लगता है उसे कोई बुरा सपना आ रहा था। बिना सोचे समझे मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी भौहों के बीच की शिकन को धीरे से सहलाया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी त्वचा से टकराईं, मियाँ की आंखें झटके से खुल गईं। हमारी नजरें मिलीं। मैंने अपना हाथ ऐसे झटके से पीछे खींचा जैसे जल गया हूं और एक अजीब सी खांसी के साथ खुद को संभाला। बुरा सपना था? मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुझे खामोशी से देखती रही। चांदनी में उसकी आंखें पानी से भरी, अंबर, सुनहरी जैसी लग रही थीं। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसकी आवाज बहुत धीमी और मीठी सुनाई दी। शुक्रिया। सच में उस शब्द ने मुझे इतना चौंका दिया कि मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मुझे संभलने में कुछ सेकंड लगे और फिर मैंने धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। मैं बस अभी ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने तुम्हारा नाम पूछना ही भुला दिया था। मियाँ धीरे से बुदबुदाई। मेरा नाम ईथन है। ओह, शुभ रात्रि, ईथन। और बस इतने में उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गईं। वह कुछ ही सेकंड में सो गई। अब मैं था जिसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने फोन की स्क्रीन जलाई और देखा कि वनेसा का एक मैसेज आया है। मैंने उसे पढ़ा भी नहीं। मैंने उसे स्वाइप करके डिलीट कर दिया। 3 दिन धुंधले से बीत गए। मैं वार्ड के बाहर ऐसे गाड़ी में बैठा रहा और फोन स्क्रॉल करता रहा कि शायद स्क्रीन ही जवाब दे दे। मैंने गेब से मियाँ के बारे में कुछ जानकारी निकालने को कहा था। जल्दी ही जवाब आने वाला था। मेरा फोन बजा। ईमेल का नोटिफिकेशन आया। मैं सीधा बैठ गया। मेरी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। मैं जितना पावरच रहा था, मेरी त्योरियां उतनी ही छड़ती जा रही थीं। मियाँ, 18 साल, एक सुदूर पहाड़ी गांव की रहने वाली। मां गुजर चुकी हैं, पिता अभी भी जीवित हैं। परिवार में केवल 70 साल की दादी बची हैं। मैं स्क्रॉल करता रहा, फिर मेरी उंगली रुक गई। मेडिकल फाइल के अटैचमेंट में साफ साफ लिखा था, जन्मजात हृदय रोग, जिसके लिए जीवन भर दवा की जरूरत है। गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। ये बहुत जटिल है। मैं हताशा में अपने बालों में हाथ फेरता रहा। मन में अभी भी यही सब चल रहा था कि मैंने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला।
अंदर का नजारा देख मैं रुक गया। मियाँ जाग गई थीं और बेडसाइड टेबल पर रखे पानी के कप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसके बड़े अस्पताल के गाउन की आस्तीन नीचे खिसक गई थी, जिससे उसकी कलाई का वह हिस्सा दिख रहा था जो इतना पतला था कि टूटने वाला लग रहा था। हिलो मत, मैंने कहा और 3 छोटे कदमों में उसके पास पहुंचकर कप को मजबूती से उसके हाथों में थमा दिया। शुक्रिया, ईथन। मियाँ ने कप को थामा। उसकी आवाज नरम और गर्म थी। वह किसी डरी हुई छोटी बिल्ली की तरह धीरे धीरे पानी पी रही थी। मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो, बस ईथन कहो। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आज छुट्टी मिल सकती है। मैंने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। लेकिन तुम दवा बंद नहीं कर सकती और तुम्हें फॉलो अप के लिए वापस आना होगा। छुट्टी शब्द सुनते ही मियाँ की आंखों में थोड़ी चमक आई, फिर वापस बुझ गई। उसकी उंगलियां कप पर कस गईं। ठीक है, शुक्रिया। मेडिकल बिल? मैं इन्हें चुकाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे ईमानदारी से बताओ, छुट्टी मिलने के बाद तुम कहां जाने की सोच रही हो? मियाँ तुरंत चुप हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं। एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने नन्हे से तरीके से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उसकी आवाज बमुश्किल एक बुदबुदाहट थी। उसे इस तरह इतना छोटा और खोया हुआ देखकर जो शब्द मेरे मुंह से लगभग निकल ही गए थे, ये लो कुछ पैसे, खुद देख लो, वे मेरे गले में ही अटक गए। वह बहुत बेदर्द होता। मैंने ऊपर लगी तेज फ्लोरोसेंट लाइट को घूरा और एक आह के साथ अपनी उंगलियों से अपनी कनपटी को दबाया। ठीक है, अभी के लिए मेरे घर चलो। शब्द थोड़े भारी थे। मैं यह छुपाने की कोशिश कर रहा था कि यह कितना अजीब लग रहा था, जब तक कि तुम्हें रहने के लिए कोई जगह न मिल जाए। बस। मियाँ का सिर झटके से ऊपर उठा। आंखें गोल और चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर गहरा अविश्वास था। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये कोई मुसीबत नहीं है। मैं खड़ा हुआ और सहजता से कंधे उचकाए। मेरी जगह वैसे भी धूल खा रही है। इसके अलावा मैंने उसके चेहरे को देखते हुए एक पल के लिए रुककर कहा, मैं तुम्हें नदी से बाहर निकालकर फिर तुम्हें सड़कों पर सोने के लिए नहीं छोड़ सकता। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मैं मियाँ को अस्पताल के दरवाजों से बाहर ले आया। बाहर धूप बहुत तेज थी। मियाँ ने सहज रूप से अपनी आंखें बचाने के लिए हाथ ऊपर किया। उसका पतला शरीर उस बड़े से अस्पताल के गाउन में हिलडुल रहा था। उसके खुद के कपड़े इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें दोबारा पहनना नामुमकिन था। मेरी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। मैंने पैसेंजर वाली सीट का दरवाजा खोला, लेकिन मियाँ जम गई। अपने पुराने अस्पताल के गाउन को देखा और फिर अंदर की चमकती हुई सीट को। मैं आपकी गाड़ी गंदी कर दूंगी। मियाँ के कान पूरी तरह से लाल हो गए। उसकी आवाज हर शब्द के साथ और धीमी होती गई। मैंने उसे देखा, हंसने और अपने सीने में एक अजीब सी टीस महसूस करने के बीच फंस गया। ये पुरानी सेकंड हैंड वॉक्सवैगन, जिसका वनेसा ने सैकड़ों बार मजाक उड़ाया था, और ये लड़की इसे किसी कीमती चीज की तरह देख रही है। ये किस तरह की लड़की है? पहली बार मैं वास्तव में मियाँ के बारे में और जानना चाहता था। ये ठीक है, अंदर आओ, ज्यादा मत सोचो। वह आखिरकार सीट पर बैठ गई, बिल्कुल सख्त सीट के बिल्कुल किनारे पर मुश्किल से सांस ले रही थी। मैंने घूमकर ड्राइवर की सीट संभाली, सीट बेल्ट लगाई और उसे ऐसे बैठे देखा जैसे वह किसी मुसीबत में हो। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। आराम से बैठो, मैं काटता नहीं हूं, सच में नहीं। मेरा मतलब है। मियाँ चौंक गई और थोड़ा ढीली हुई, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी गाउन के किनारे को पकड़े हुए थीं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सोचा, कोई इतना भोला कैसे हो सकता है? किस्मत अच्छी थी कि वह मुझे मिल गई, वरना। आप वाकई बहुत दयालु हैं। मैं सच कह रही हूं, शुक्रिया। मियाँ का पीला चेहरा एक अप्रत्याशित लाली से भर गया। वह सख्त दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें पहले ही नम हो चुकी थीं। हे, हे, रो मत। मैंने कुछ भी तो नहीं किया। मैंने महसूस किया कि बिना मेरी अनुमति के मेरी धड़कनें तेज हो गईं। आपने बहुत कुछ किया है। मेरी दादी के अलावा आज तक किसी ने मेरे साथ इतनी दया नहीं दिखाई। मियाँ ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी नब्ज को वापस काबू में किया। कुछ गर्म और अस्पष्ट, कुछ कोमलता जैसा धीरे धीरे हमारे बीच की हवा में भर गया। इंजन गरजा और हम ट्रैफिक की भीड़ में मिल गए। मैं कुछ देर तक गाड़ी चलाता रहा, फिर मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में खामोशी कुछ अजीब थी। मुझे उसकी सांसें भी नहीं सुनाई दे रही थीं। एक रेड लाइट पर मैंने बगल में देखा। मियाँ खिड़की से चिपकी हुई थी। बाहर तेजी से गुजरते शहर को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। इस तरह के बड़े शहर में पहली बार आई हो? मैंने सन्नाटा तोड़ा। मियाँ वास्तविकता में लौट आई और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, गांव में ऐसी इमारतें नहीं हैं, न ही इतनी चौड़ी सड़कें।
क्या तुम यहाँ पढ़ने आई हो? मैंने सामने हरी बत्ती पर नजर रखी और एक्सीलरेटर दबाया। मियाँ बस एक पल के लिए हिचकिचाई। उसकी आवाज धीमी हो गई। हाँ, मुझे यहाँ के एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है। मैंने उसकी आवाज में टालने की कोशिश को भांप लिया। मेरा ध्यान उन ग्रामीण पंजीकरण दस्तावेजों पर गया जो मैंने पढ़े थे और उस भारी मेडिकल रिपोर्ट पर। मैंने और दबाव नहीं डाला। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। गाड़ी एक पुरानी रिहायशी इमारत में मुड़ी। मैंने गाड़ी पार्क की और मियाँ को ऊपर ले गया। मेरा अपार्टमेंट 2 बेडरूम का एक साधारण सा घर था, बड़ा नहीं, लेकिन इतने लंबे समय से अकेले रहने के कारण यह हमेशा खाली और ठंडा लगता था। मैंने झुककर जूतों की कैबिनेट में एक नई जोड़ी पुरुषों की चप्पलें ढूंढी और उन्हें फर्श पर गिरा दिया। वे थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा। मियाँ उनमें कदम रखा। वे उसके पैरों पर नाव की तरह लग रही थीं, हर कदम पर ठक ठक कर रही थीं। हास्यास्पद, फिर भी किसी तरह पूरी तरह से प्यारी। वह लिविंग रूम के बीच में बिल्कुल सख्त खड़ी रही, अपनी बड़ी आंखों से इस अनजान जगह को सावधानी और उत्सुकता से देख रही थी। मैंने दवा का बैग कॉफी टेबल पर पटक दिया। तुम दूसरे कमरे में सोओगी, बाथरूम उधर है, रसोई बाईं ओर है, फ्रिज में खाना और ड्रिंक्स हैं, खुद ले लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीधा खड़े होकर गंभीरता से कहा और दवा के बैग को जोर से थपथपाया। दिन में 3 बार, हर दिन, समय पर। मुझे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इन्हें फेंक दिया है। मियाँ ने अपने गाल फुलाते हुए जोर से सिर हिलाया। वह बिल्कुल एक डरी हुई छोटी पफर फिश, ब्लोफिश जैसी लग रही थी और अपने हाथों को इधर उधर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं हर एक बूंद पी लूंगी, मैं वादा करती हूं। उसकी इस बेतुकी मासूमियत ने मुझे ना चाहते हुए भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अच्छा है, कम से कम वह अपनी जान की कीमत समझती है। तुमने डॉक्टर को भी सुना था? खुद पर और जोर नहीं डालना और भावनाओं में ज्यादा नहीं बहना। मियाँ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हवा अचानक शांत हो गई। थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने उसे वहां पूरी तरह खोया हुआ खड़े देखकर तनाव तोड़ने के लिए एक हल्की खांसी की। खैर, तुम आराम से देखो, खुद को सहज महसूस करो, मुझे एक कॉल करना है। मैं बालकनी की ओर गया और फोन उठाने का नाटक किया, जबकि वास्तव में मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त गेब को मैसेज कर रहा था। इमरजेंसी है, महिलाओं के कपड़े का पूरा सेट ले आओ, सब कुछ, अंदर बाहर के, लगभग 5 फुट 5 इंच कद, बहुत पतली। अपनी पत्नी से चुनने को कहना, बस फिट होना चाहिए। उस एक मैसेज ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। गेब ने तुरंत कॉल किया। उसकी आवाज फोन से फटने लगी। कोई तरीका नहीं, ईथन, क्या तुम सीरियस हो? अभी तो तुम्हें किसी ने छोड़ा है, इतनी जल्दी? मैंने फोन को अपने कान से दूर रखा जब तक कि वह चिल्लाना बंद न कर दे। फिर झटके से कहा, बकवास बंद करो। वह मुझे सड़क पर मिली, उसकी हालत बहुत खराब थी, क्या मैं उसे वहीं छोड़ देता? मैंने उसे संक्षेप में पूरी बात बताई। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। गेब की आवाज असामान्य रूप से गंभीर हो गई। ठीक है, ठीक है, तुम पागल हो यार, मुझे पता भेज दो, मैं ले आता हूं। लेकिन ईथन, अभी अभी वनेसा जैसी गोल्ड डिगर ने तुम्हारा दिल तोड़ा और अब तुम घर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की ले आए हो। यह पूरा सेटअप बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना? मेरी बला से। अपने फोन से वह रद्दी रोमांस ऐप डिलीट कर दो और उन दिमाग सड़ाने वाले उपन्यासों को पढ़ना बंद करो। मैं हंसते हुए फोन काट दिया और मुड़ा तो देखा कि मियाँ अभी भी उसी जगह पर एक छोटी सी मूर्ति की तरह खड़ी थी, अपने पैरों की ओर देख रही थी। उन अजीब तरह से बड़ी चप्पलों ने उसे और भी दयनीय बना दिया था। मैंने आह भरी, उसके पास गया, बैग से उस दिन की दवा निकाली, 1 कप गुनगुना पानी भरा और उसे उसकी ओर बढ़ाया। यहां, पहले अपनी दवा लो। मियाँ ने दवा और पानी लिया और निगलने के लिए आज्ञाकारी रूप से अपना सिर पीछे झुका लिया। उसकी सुडौल गर्दन थोड़ी ही झुकती है, जो सुंदरता की एक नाजुक और कोमल रेखा बनाती है। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत नजरें घुमा लीं, अपनी आंखों को खुद तक सीमित रखा। ईथन। मियाँ ने कप नीचे रखा, उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं नहाना चाहती हूं, क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल। मैंने बाथरूम की ओर इशारा किया। कैबिनेट में ताजे तौलिए और प्रसाधन की चीजें हैं, सब अभी भी सील बंद हैं। रुको। मुझे एक अजीब एहसास हुआ और मैं ठिठक गया। उसके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं और जो कपड़े उसने पहने थे उनके नीचे कुछ भी नहीं था। मियाँ को भी ठीक उसी पल यह एहसास हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, यहां तक कि उसके छोटे कान भी गुलाबी हो गए। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, मेरी ओर देखने से इनकार कर दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने शर्मिंदा होते हुए अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया और कहा,
मेरा दोस्त जल्द ही कपड़े लेकर आ रहा है, शायद तब तक काम चला लो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मेरा मन किया कि खुद को थप्पड़ मार लूं। एक लड़की से भला ऐसी बात कौन कहता है। मैं पूरी तरह से नालायक हूं। लेकिन ठीक उसी समय डोरबेल बजी। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर लपका। दरवाजा खुला और सामने गेब खड्डा था। उसके हाथ में एक बड़ा शॉपिंग बैग था और वह गर्दन उचकाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। वह कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे देखने दो कि किस देवी ने अजय ईथन को इतना नरम बना दिया। मैंने उसे कॉलर से पकड़ा और अंदर खींच लिया। उसके हाथों से बैग छीन लिया। देखने लायक कुछ नहीं है। तुम सामान दे आए, अब यहां से जाओ। गेब अभी भी पंजों के बल खड्डा होकर मेरे पीछे झांकने की कोशिश कर रहा था और उसकी नजर मियां पर पड़ी, जो लिविंग रूम की दीवार के पीछे से झांक रही थी। उनकी नजरें मिली। मियां किसी डरी हुई छोटी बिल्ली की तरह चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। गेब जम गया। फिर उसने मेरे कंधे पर थपकी दी और अपनी आवाज को नाटकीय फुसफुसाहट में बदल लिया। ओ ईथन, तुम वाकई सीधे एनीमे से एक लड एज की घर ले आए। उसने इसके बाद ऐसी हंसी हंसी जो बहुत कुछ कह रही थी। एनीमे वाली बातें बंद करो। मैंने उसे बिना किसी दया के दरवाजे की ओर धक्का दिया। शुक्रिया दोस्त, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अरे अरे, धक्का मत दो, मुझे कम से कम हाय तो कहने दो। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मैंने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बैग वापस लिविंग रूम में ले गया और मियां को दिया, जो एक शुतुरमुर्ग की तरह कोने में छिपी हुई थी। ये लो तुम्हारे कपड़े, जाओ नहा लो। मियां ने लाल चेहरे के साथ बैग लिया। एक शुक्रिया इतनी धीमी आवाज में कहा कि शायद ही सुनाई दे। फिर एक डरे हुए खरगोश की तरह बाथरूम में भाग गई। मैं वहीं खड्डे डेचा होकर शावर की आवाज सुनता रहा और अपनी धड़कती कनपटी को दबाया। मेरा जीवन ऐसा कैसे हो गया? सच में, एक के बाद एक मुसीबत। मैं घसीटते हुए सोफे पर गया और उस पर गिर पड़ा। टीवी ऑन किया, लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा सका। तभी मेरा फोन बजा। गेब का मैसेज था। भाई, मैं गंभीर हूं। वह लड़ी डेच की जिस तरह तुम्हें देख रही थी, तुम उसकी आंखों में तारे देख सकते थे। खुद को संभालो, ठीक है? जानवर मत बनो। मैंने अपनी आंखें घुमाई और एक शब्द में जवाब दिया, भाड़ में जाओ। मैंने फोन रखा ही था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। मियां नए कपड़ों में बाहर निकली। साइज बढ़ा था, जिससे वह और भी पतली और नाजुक लग रही थी। उसके गीले बाल पीछे खुले थे। सिरों से पानी टपक रहा था। बीमारी की कमजोरी के बिना उसका चेहरा नरम और गुलाबी था, लेकिन यह टॉप कुछ जगहों पर बहुत टाइट था, जो काफी साफ दिख रहा था। वह घबराहट में हिलने लगी और अपने हेम किनारे को खींचने लगी। उसके नंगे पैर फर्श पर थे। उंगलियां शर्मिंदगी से मुड़ रही थीं। ईथन, पैंट तो ठीक है, लेकिन टॉप थोड़ा छोटा है और अंडरवियर वह भी बहुत छोटा है। मैं उसे पहन नहीं सकी। इन शब्दों को सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको मियां, तो अभी तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है। क्या मैं ऐसी बात जोर से बोल सकता हूं? अंडरवियर गलत साइज का था। यह बात मुझे पूरी तरह से अटका गई। मैं अपने दिमाग के अंदर एक युद्ध लड्डी एच रहा था। जो शर्ट उसने पहनी थी, उसमें उसके शरीर की बनावट बहुत ज्यादा साफ दिख रही थी। मैं 26 साल का सिंगल लड़का हूं। मैं इसे नहीं संभाल सकता। मैंने सदियों तक सोचने की कोशिश की और कुछ भी उपयोगी नहीं सोचा। अंत में मैंने अपनी किस्मत स्वीकार की और आह भरी। अगर वाकई कोई और विकल्प नहीं है, तो मेरी कोई चीज पहन लो। इथन, तुम्हारे पास सच में महिलाओं के अंडरवियर हैं। मियां की आंखें पूरी तरह गोल हो गईं। मेरा मतलब है, मेरे कपड़े पहनो। तुम्हारा दिमाग कहां गया? मेरा अपना चेहरा लाल हो गया। मियां ने अजीब तरह से अपना होंठ काटा, इतनी जोर से कि लगभग खून निकल आए। ऐसा लग रहा था कि उसे और भी कुछ कहना है। कुछ और? मैंने पूछा। मेरी नजरें हर जगह भटक रही थीं। मैं अब उसे सीधे देख भी नहीं सकता था। एक और बात है, मियां का चेहरा इतना लाल हो गया कि उसे देखना भी दर्दनाक था। दूसरे बॉटम्स जो तुम अंदर पहनते हो, वे भी फिट नहीं आ रहे। लेकिन तुम पहले से ही पैंट पहने हुए हो। मैं उसे पूरी तरह खोया हुआ देख रहा था। हाँ, लेकिन नीचे वाला अंडरवियर, मुझे मत बताओ कि तुमने वो भी नहीं पहने हैं। हाँ, वे सच में नहीं आ पाए। मियां ने अपने होंठ कस लिए, इतनी शर्मिंदा कि ऐसा लगा जैसे वह फर्श में ही समा जाएगी। उसका पीला चेहरा खून की तरह लाल था। तुम मेरी पहन सकती हो। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि मैं अपने बेडरूम की ओर भागा, इस डर से कि अगर मैं एक सेकंड भी और रुका तो क्या होगा। इस स्थिति में कौन खुद को संभाल सकता है? मियां आज्ञाकारी रूप से बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थीं। भाप अभी भी उसके चारों ओर घूम रही थी। हवा में बॉडी वॉश की हल्की खुशबू थी, जो मेरे सीने के गहरे हिस्से को खींच रही थी। अपनी समझ के खिलाफ मैंने पीछे मुड़कर देखा।
हमारी नजरें मिलीं। उसकी नजरें नरम और निश्चल थीं। गीले बाल सफेद कोमल कंधों पर लिपटे थे। वे लंबी सीधी टांगें मानो चमक रही थीं। मेरी धड़कनें आसमान छू गईं। क्या मैं सच में एक छोटी सकबस सुंदरी को घर ले आया हूं? मैं अपने बेडरूम में टकराया और दरवाजा लॉक कर दिया। मैं उससे टिक गया और बार बार गहरी सांसें लीं जब तक कि मेरी धड़कनें वापस सामान्य नहीं हो गईं। फिर मैंने अपनी अलमारी खोजी और एक सादा सफेद सूती टी शर्ट और एथलेटिक शॉर्ट्स निकाले। मैंने एक पल सोचा, फिर साफ बॉक्सर की एक जोड़ी निकाली। जैसे मैं कुछ चोरी कर रहा हूं, उसे एक गेंद की तरह लपेटा और वापस बाथरूम के दरवाजे की ओर गया। मैंने अपना गला साफ किया, खुद को पूरी तरह शांत दिखाने की कोशिश की। कपड़े यहां हैं, मैं इन्हें डोर नॉब, दरवाजे के हैंडल पर छोड़ रहा हूं। अंदर से कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर एक आवाज जो सांस से भी धीमी थी, एक हल्का ठीक है। बाथरूम का दरवाजा बस 1 इंच खुला और एक छोटा गीला हाथ जो नहाने की ताजा गर्मी से चमक रहा था, शर्मिंदा होकर बाहर निकला। मैंने जितनी जल्दी हो सके बंडल उसमें डाल दिया। मेरी उंगलियां गलती से उसकी त्वचा से छू गईं, ठंडी और असंभव रूप से नरम। एक बिजली की तरह झंझनाहट मुझ में दौड़ गई। दरवाजा जल्दी से बंद हो गया। मैं एक डरे हुए खरगोश की तरह 2 कदम पीछे हट गया। बिना सोचे अपनी नाक को छुआ और महसूस किया कि मेरे चारों ओर की हवा बाथरूम के उस बॉडी वॉश की मीठी खुशबू से भरी थी। दरवाजे के पीछे से लॉक की धीमी क्लिक की आवाज आई, फिर कपड़े की सरसराहट। थोड़ी देर बाद छोटे कदमों की आहट मेरी तरफ आई। ईथन, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। मैं आखिरकार पीछे मुद्दा। मियां ने मेरी बद्धी सफेद टी शर्ट पहनी थी, बिल्कुल किसी ऐसे बच्चे की तरह जो किसी बड़े की अलमारी में घुस आया हो। हेम इतना लंबा था कि उसने उसे पूरी तरह ढक लिया था, बाकी सब कल्पना पर छोड़ डट दिया था। मियां ने अपना निचला होंठ जोर से काटा। एक हाथ हताशा से डीली कमर को पकड़े हुए था ताकि सब कुछ अपनी जगह रहे। दूसरा हाथ हेम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। चौड़ा कॉलर लगातार एक कंधे से खिसक रहा था, जिससे एक सही कॉलर बोन और कोमल त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। यह आधा ढका हुआ लुक पहले वाले स्पष्ट दृश्य की तुलना में एक बिल्कुल अलग तरह का खिंचाव रखता था, कुछ खतरनाक रूप से मासूम और घातक एक ही समय में। मेरा गला सूख गया और तन गया। मेरी आंखें कमरे में इधर उधर भटक गईं और 1 सेकंड से ज्यादा उसकी त्वचा पर टिकने से इनकार कर दिया। मैंने अंत में अपनी नजरें उसके अभी भी टपकते बालों पर केंद्रित की। तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए? तुम्हें जुकाम हो जाएगा। मैंने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। मेरी आवाज में एक नरमी थी, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मियां ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। गाल गुलाबी हो गए। उसकी आवाज छोटी और नरम थी। मुझे नहीं पता कि वह शोर करने वाली मशीन कैसे चलाते हैं। मैं चौंक गया। फिर समझ आया, वह एक सुदूर पहाड़ी गांव में पली बड़ी है। हेयर ड्रायर कभी ना देखना पूरी तरह सामान्य है। मेरा दिल पिघल गया। मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं उठा और बाथरूम की ओर बढ़ा। मियां एक छोटी पूंछ की तरह पीछे पीछे आई। एक हाथ अभी भी अपनी कमर पर टिका था, मेरे पीछे पीछे चलती रही। मैंने कैबिनेट से हेयर ड्रायर निकाला, उसे प्लग इन किया और उसे स्थिर खड़े होने का इशारा किया। देखो, यह सरल है।